नमस्कार, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं टॉक विद सुजीत। आज मैं मौजूद हूं सिवान ज़िला में, सिवान सिटी में हूं। और आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सनालिटी हैं रहा हूं जो 40 साल की उम्र में 40 से ज़्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं। और ख़ास बात है कि इनका पुस्तक कई यूनिवर्सिटी और कई लाइब्रेरी में हैं। और हमारे साथ हैं मनीष चंद्रा। और आइए उनसे मुखातिब होते हैं। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद सुजीत पे। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप कितने सालों से जो है कि आप बीचयू में हैं और किस पद पे हैं और क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं 2015-16 से बीएचयू में हूँ हाँ, हाँ। और वहाँ मैंने एमफिल किया और एमफिल करने के बाद मैं फ़िलहाल वहाँ पीएचडी कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने बीएचयू में ही बतौर रिसर्च एसोसिएट काम किया है और अभी भी मैं कई परियोजनाओं से कई संस्थाओं की परियोजनाओं से जुड़ा हुआ हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका स्कूलिंग आपने कहाँ से किया था? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सिवान से ही हुई है और डीएवी हाई स्कूल में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर डीएवी इंटर कॉलेज, ग्रेजुएशन मैंने जेडी इस्लामिया कॉलेज से किया और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। वहाँ मैंने लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर किया। फिर सबाल्टर्न स्टडी में एमफिल किया मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से और वहीं पे मैं फ़िलहाल पीएचडी में शोधरत हूँ। सर, मैंने सुना है कि आप बहुत सारा पुस्तकें भी लिखे हैं और ये पुस्तकें जो है कि बहुत सारी लाइब्रेरी में भी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा और हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि किस तरह के बुक्स जो है कि आप लिखे हुए हैं? जी, ये सही है कि मैंने कई किताबें लिखी हैं। इनमें से कई किताबें तो जो हैं वो सामाजिक मुद्दों पे हैं, कुछ राजनीतिक मुद्दों पे हैं, कुछ आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पे हैं। मेरी एक किताब जो है वो सिविल सेवा प्रतिभागियों के लिए भी है और वो देश की बेस्ट सेलिंग बुक है। वो हिंदी की पहली किताब है जो कि सिविल सेवा में जब इथिक्स का पेपर जोड़ा गया था तो उस इथिक्स के पेपर पे वो पहली किताब थी, प्रमाणिक पुस्तक जो सिलेबस के अनुसार बनाई गई थी और वो देश की बेस्ट सेलिंग किताब में से एक है। इसके अलावा भी मेरी 14-15 अन्य किताबें हैं जो कि अलग अलग मुद्दों पे हैं। आंतरिक सुरक्षा, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस पे मेरी किताब है जो कॉमरेड है। इसके अलावा जो सामाजिक राजनीतिक विमर्श के मुद्दे हैं उन पे है, जो तात्कालिक विमर्श के मुद्दे हैं उन पे मैंने लिखा है। सर, आपका ये पुस्तक लिखने का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ तक है? जी, ये सिलसिला जो है ये काफ़ी पुराना है और जब मैं हाई स्कूल में था तब से लिखता था। अच्छा, लेकिन किताब स्कूलिंग लाइफ से ही। हाँ, लेकिन किताब लिखने का मौका मुझे दिल्ली में मिला अच्छा। और वहाँ पे मैंने ये पहली किताब लिखी थी जो सिविल सेवा हुँ। प्रतिभागियों के लिए लिखी थी। हुँ। उस समय मैं स्नातकोत्तर में था और उस दौरान ही मैंने ये किताब लिखी। उसके बाद से फिर लिखने का जो शौक़ एक बार जी। हुआ तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ हुँ। और तकरीबन 2014-15 से लगातार लिख अच्छा, रहा हूँ। ये पुस्तकें जो है कि अभी पुस्तकें कहाँ पे अवेलेबल होगा? मतलब कोई सुने कि किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में भी चलता है या फिर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो इंडिया में रखा गया है हाँ, ये किताबें जो हैं वो चूँकि तमाम जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट वगैरह है, तो वहाँ पे किताबें उपलब्ध हैं। और इसके अलावा जो है ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ये किताब जो है वो सिलेबस का हिस्सा है एमएड में। और बाकी किताबें देश के अन्य कई विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों में भी उपलब्ध हैं। जेएनयू में भी मेरी किताब है, सेंट्रल लाइब्रेरी जो है पार्लियामेंट की वहाँ पे भी है और पटना विश्वविद्यालय में भी है। तो इस तरह तमाम विश्वविद्यालयों में ये किताबें हैं। तो सर, आप जो है कि पिछले कई सालों से जो है कि बुक भी लिख रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी बीएचयू में है, तो सर आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिला है या फिर हाँ, इस तरह का मुझे कुछ?
नेशनल कम्युनल हार्मोनी अवार्ड मिला। ये जो एक फाउंडेशन है, नेशनल कम्युनल हार्मोनी फाउंडेशन, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, उसके कार्यक्रम में मुझे यह सम्मान मिला है और ये मुझे हजारीबाग में मिला था। प्रारंभिक शिक्षा या फिर आपने जो भी यहाँ से पढ़ाई किया था बिहार से या फिर अपने जो लोकल क्षेत्र से है, और अभी आप बनारस में भी रहे हैं, वहाँ से भी एजुकेशन लिए हैं, तो इन दोनों में जो एजुकेशन की डिफरेंसेस है, मतलब लेवल है, वो क्या है? थोड़ा अपने लेवल से बताएं मुझे। देखिए, दुर्भाग्यवश से हमारा देश जो है वो शिक्षा को लेकर के जिस तरह की जागरूकता यहाँ होनी चाहिए या जो निवेश होना चाहिए शिक्षा के ऊपर, वो अगर मैं ये कहूँ कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। और ख़ास तो उसमें भी जैसे बिहार जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकारी स्तर पे भी जो प्रयास होने चाहिए वो भी नहीं है, और शायद लोग भी उस तरीके से जागरूक नहीं हैं। उसका ये नतीजा है कि बिहार में शिक्षा का जो स्तर है वो अभी भी राष्ट्रीय स्तर से पीछे है। और मैंने जहाँ अभी पढ़ाई की है या जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या इसके पहले मैं सेंटर फॉर फेडरल स्टडी में था जामिया हमदर्द में, तो एक अंतर तो है। और मुझे लगता है कि बिहार को भी इस बारे में प्रयास करना चाहिए, यहाँ की सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, और लोगों की तरफ से भी ये मांग होनी चाहिए कि भाई उच्च शिक्षा के जो बेहतरीन संस्थान हैं उनमें अगर बिहार का कोई संस्थान नहीं है तो ऐसा क्यों है। इसके अलावा जो निचले स्तर से भी अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं एक फ़र्क तो महसूस होता है। हाँ, और मुझे लगता है कि इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। कहा जाता है इंडिया जो है इंडिया में 70% यूथ है, तो हमारे और यूथ पे ही हमारा पूरा इंडिया टिका हुआ है। तो उन यूथों के लिए, उन नौजवानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश में संभावनाएं अनंत हैं। समस्या ये है कि जो युवा वर्ग है उसके पास ऊर्जा है, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और यह मार्गदर्शन जो है ये अगर सही तरीके से उसे प्राप्त हो तो निश्चित रूप से उसके पास काफ़ी संभावनाएं हैं और क्षमताएं भी हैं। लेकिन इसके लिए हमें शिक्षा के ऊपर निवेश करना होगा। जब तक शिक्षा पे निवेश नहीं होगा, ये बस एक मतलब आप इसे एक संख्या के रूप में काउंट कर पाएंगे। यह जिसे हम कहते हैं मानव संसाधन, तो व्यक्ति को संसाधन के तौर पे विकसित करने के लिए कि वह समाज में भी अपना एक योगदान दे सके, हमें शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि युवाओं में क्षमता है, और वो जो भी काम करना चाहते हैं वो पूरे समर्पण भाव से करें, ईमानदारी से करें। और देखिए, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कोई भी काम करते हैं ये मायने नहीं रखता है। असल चीज़ ये है कि आप काम को किस तरीके से करते हैं और अपने कार्य में आनंद लें। दूसरा ये करता है इसलिए मुझे ये करना है, या दूसरा वो करता है मुझे वो करना है, इस तरीके से ना सोचे। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ प्रतिभा होती है, उसके अंदर की कुछ विशिष्टता होती है, और वह किसी खास क्षेत्र में रुचि रखता है, तो आप अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ को निखारने का प्रयास करें, और जिस क्षेत्र में भी प्रयास करें वो है आपको सफलता मिलेगी। बस धैर्यपूर्वक प्रयास करना है, सही मार्गदर्शन के साथ प्रयास करना है, और एक बात को हमेशा गांठ बांध लेनी है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे किसी चीज़ के ऊपर, परिणाम उतना अच्छा आएगा। तो अभी आप सुन रहे हैं मनीष चंद्र को, और ये अभी बीएचयू में हैं। बहुत सारा इन्होंने बात बताई, और बहुत सारे पुस्तक सर लिखे हुए हैं, और पुस्तक अभी भी यहाँ दिखाइए, बहुत सारे पुस्तक है, और करीब से हम दिखाते हैं पुस्तक किस तरह की
पुस्तकें सर के पास हैं और इन्होंने किस तरह के पुस्तक लिखे हुए हैं। ले लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से। तो आप सभी देख सकते हैं मनीष चंद्रा का बहुत सारा जो है कि किताबें यहाँ पे लिखा हुआ है और पीछे में देख सकते हैं अबाउट द एडिटर्स हैं। और ये पुस्तकें जो है कि बहुत सारा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ भी अवेलेबल है। तो सर ये पुस्तकें जो है कि जो ऑडियंस देख रही है वो पढ़ना चाहती है, तो ये पुस्तकें कहाँ कहाँ मिल सकता है। ये पुस्तकें जो हैं वो आप सीधे प्रकाशक से भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लिपकार्ट है या अमेजन है वहाँ पे भी ये सारी किताबें उपलब्ध हैं। तो उस पर मनीष चंद्रा के नाम से जी डालेंगे तो आ जाएगा जी। और या तो आप ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से मंगा सकते हैं या फिर इसके पीछे में जो पब्लिशर्स हैं, यहाँ पब्लिशर्स का एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस पे मेल करके या फिर फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है, फ़ोन नंबर से भी आप बुक कर सकते हैं। तो सर ये जो पुस्तक है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धार्मिक एवं सामाजिक चिंतन, क्या आपने युवाओं के लिए भी कुछ लिखा है क्या। देखिए यह जो पुस्तक है यह मुख्य रूप से एक संपादित पुस्तक है। बाबा साहब के जो भी विचार हैं, जो कि धार्मिक विचार हैं या सामाजिक विचार हैं, मैंने उन विचारों को, चूँकि उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और उनके जो विचार हैं वो धार्मिक और सामाजिक विषयों पे वो कई पुस्तकों में हैं। मैंने कोशिश की है कि उन तमाम विचारों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और मैंने उनमें से कुछ विचारों को इकट्ठा करके यह संपादित पुस्तक जो है ये तैयार की है। और ये जो किताब है ये बेसिकली बाबा साहब के ही विचारों पे है, उनका जो विचार रहा है, धार्मिक सामाजिक चिंतन रहा है, ये उस पे है किताब। अच्छा, मैक्सिमम जो आपकी पुस्तकें हैं वो किस तरह की ज़्यादा मैक्सिमम। देखिए जैसे ये जो किताब है समकालीन विमर्श मुद्दे चुनौतियाँ एवं समाधान, ये पुस्तक जो है वो समकालीन मुद्दों के ऊपर है। इसमें जैसे लोक प्रशासन से जुड़े विषय हैं, जो सिटीजन चार्टर है उस पे है, और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में जो शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिका है उस पे भी है, और समकालीन विद्यालयीन शिक्षकों में व्यावसायिक प्रतिबद्धता के जो मुद्दे हैं उन पे है, महिलाओं के प्रति जो हिंसा का समकालीन संदर्भ है उस पे लिखी हुई है। इसके अलावा भारत में लोकतांत्रिक राजनीति के जो विभिन्न चरण हैं और गांधी दर्शन में पर्यावरणीय चेतना है, सुशासन है, लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार की चुनौतियां हैं, वैश्विक आतंकवाद है, और भारतीय संविधान और महिला मानवाधिकार, पर्यावरण और शिक्षा, इस तरह के तमाम विषयों पे ये किताबें हैं। सर आपने कविता भी लिखने का कभी प्रयास किया है या फिर कोई कविता आप कभी लिखा है। नहीं, मैंने कोई कविता नहीं लिखी है। अच्छा, कविता आप नहीं लिखा। जी नहीं है जी। तो शिक्षा के साथ जो नैतिक शिक्षा है वह भी आवश्यक है। दूसरी चीज़ की शिक्षा को जो है वो रोजगार परक होना होगा। हमें इसके लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है कि शिक्षा रोजगार परक हो। इसके अलावा शिक्षा गुणवत्ता परक हो। और एक बड़ी समस्या जो है वो ये है कि शिक्षा जो महानगरों में उपलब्ध है और जो हमारे छोटे गांव और कस्बों में उपलब्ध है, इनमें एक बहुत बड़ा अंतराल है। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि जहाँ तक संभव हो सबको एक जैसी शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो महानगर में नहीं जा सकता है, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि महानगर में जो बेहतरीन शिक्षण संस्थान है वहाँ से जो पढ़े अच्छे लोग हैं वो अगर यहाँ आते हैं या फिर यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हें वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, रिफ्रेशर प्रोग्राम वगैरह होता है, तो अगर वो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान जाता है तो उससे फ़ायदा ये होगा कि गाँव में भी जो है उस तरह की व्यवस्था हो सकेगी। आज जो है देश में एक मतलब एक गहरा विभाजन पैदा हो रहा है। एक तरफ वो हैं जो कि महंगे विश्वविद्यालयों में, बेहतरीन विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। एक तरफ वो बच्चे हैं जो कि सरकारी शिक्षा के भरोसे बैठे हैं। और दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ ख़ास तौर पे और भी सरकारी शिक्षा की जो स्थिति है
प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो या फिर महाविद्यालयों की भी शिक्षा हो, विश्वविद्यालयों की भी शिक्षा हो, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि बिहार में पटना विश्वविद्यालय, जो कि देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, पटना विश्वविद्यालय की जो नैक रैंकिंग हुई इस बार, उसमें इसे B+ मिला और पटना विश्वविद्यालय में शोध तकरीबन शून्य है, शोध कार्य तकरीबन शून्य है। और इसके अलावा कई वर्षों से कायदे से यहाँ पे PhD की परीक्षा नहीं हुई और अगर परीक्षा हुई तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। विश्वविद्यालय में जो शिक्षक हैं उनमें से मतलब गिनती के होंगे जिन्हें कि ICSSR या UGC से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो या उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया हो। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा एक अन्य रैंकिंग है NIRF रैंकिंग जिसे कहते हैं, उसमें पटना विश्वविद्यालय ने आवेदन ही नहीं किया। तो जब आप के यहाँ जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है उसकी स्थिति ये है कि आप कहीं नहीं हैं, मतलब टॉप 100 तो छोड़ दीजिए, टॉप 200 में भी आप नहीं आते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से एक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए विज्ञापन आया था। उसमें यह बात स्पष्ट थी कि उसमें उन्हीं विश्वविद्यालयों के छात्रों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने शीर्ष 100 विश्वविद्यालय से अपनी PhD की है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय का स्थान शीर्ष 100 में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की PhD अगर आप करते हैं तो उसके बाद आपकी स्थिति क्या होने वाली है। तो इसके ऊपर जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को भी चिंतन करना होगा और समाज को भी सोचना होगा कि हम इन बातों को लेकर के अपनी बात सरकार के सामने रखें या अपने जनप्रतिनिधियों तक रखें, क्योंकि अगर शिक्षा के ऊपर निवेश नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी जो है वह कमज़ोर होगी, वो सुदृढ़ नहीं हो सकती है। तो सर, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर।